हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर एक्शन। तो इस इक्वेशन को डिराइव करने से पहले बच्चों हमें डिस्कस करना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो ऑर्डर एक्शन। तो देखते हैं व्हाट इज अ जीरो ऑर्डर एक्शन। तो बच्चों, अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है इन विच रेक्टेंट आर इज फॉर्मिंग पी और यहाँ पर हमें इस रिएक्शन का ऑर्डर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तो हम रेट लॉ कैसे लिखेंगे? वी कैन राइट द रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू के आर इज टू पावर एक्स। तो बच्चों, हमने यहाँ पर ऑर्डर को सपोज कर लिया कि ऑर्डर है हमारे पास एक्स। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जीरो ऑर्डर एक्शन है या फर्स्ट ऑर्डर एक्शन है? यस, इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा। तो बच्चों, हमें यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा बिटवीन रेट ऑफ द रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और सपोज करो कि जब हमने ये ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर एंड रेट ऑफ द रिएक्शन, और इस तरह जो हमें ग्राफ मिला, इट इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इस ग्राफ से बच्चों आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? यस, आप बड़ी इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये जो हमारे पास पर्टिकुलर एक्शन है इन विच आर इज फॉर्मिंग पी, इसका जो रेट है बच्चों, इसका रेट है वो कांस्टेंट रेट है। यानी कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट को चेंज कर रहे हैं, चाहे हम इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, यानी कि इस ग्राफ को बच्चों चाहे आप इस तरफ को स्टडी करो या इस तरफ को स्टडी करो, यानी कि कंसंट्रेशन चाहे आप इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, जो हमारे पास रेट ऑफ द रिएक्शन है उसकी वैल्यू है जो कांस्टेंट है। तो बच्चों, जब भी हमारे पास रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट का ग्राफ इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि जो वो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं कि जो ऑर्डर है इस रिएक्शन का वो जीरो है। तो यहाँ से क्या आएगा? रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू के इंटू आर एस टू पावर जीरो, और बच्चों जो रेट आएगा दैट विल बी इक्वल टू के। यहाँ से भी हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो हमारे पास रेट है दैट इज इक्वल टू के, यानी कि रेट क्या है? कांस्टेंट रेट है। इस तरह की रिएक्शंस को बच्चों हम बोलते हैं कि ये जो रिएक्शन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये है हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक पर्टिकुलर एग्जांपल। वी हैव डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम। प्लेटिनम बच्चों यहाँ पर है हमारे पास कैटलिस्ट। सो देयर इज डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया NH3 ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम एट हाई टेम्परेचर एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ N2 गैस एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये बच्चों हमारे पास है एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि अगर हमें यहाँ पर रेट लॉ लिखना हो तो हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के NH3 रेज टू पावर जीरो। तो इस तरह इस रिएक्शन के लिए बच्चों जो रेट आएगा दैट विल बी अ कांस्टेंट रेट। और बच्चों, ये हम कैसे कंक्लूड करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि यहाँ पर रेज टू पावर जीरो आएगा। यस, इट इज अगेन जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा। तो यहाँ पर भी जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन रेट ऑफ द रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विच इज NH3 इन दिस केस, तो बच्चों जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इस तरह हम कंक्लूड करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों, यहाँ पर एक बहुत ही आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, वो ये है कि जो हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा उसका जो रेट है बच्चों वो कांस्टेंट है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट है, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बच्चों वो कांस्टेंट नहीं है। क्लियर? जब भी हमारे पास रिएक्शन होगी, यानी कि जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होंगे, तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो बच्चों, आपने इस तरह का कोई भी गलत कॉन्सेप्ट अपने माइंड में नहीं रखना है कि यहाँ पर बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट है लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कांस्टेंट नहीं है। जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगी वो डेफिनेटली डिक्रीज होगी ही होगी एज द रिएक्शन प्रोसीड्स। क्लियर? तो यहाँ पर बच्चों जो हमारे पास NH3 की कंसंट्रेशन है, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी NH3 की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। सो क्लियर? तो आपने याद रखना है बच्चों कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट, लेकिन वहां पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का डिक्रीज होगा ही होगा विद टाइम। तो इस तरह बच्चों जो हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का डिक्रीज होगा विद टाइम, वो हम स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो बच्चों, इस ग्राफ से हमने ये तो देख लिया कि हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन अब हमें डिस्कस करना होगा कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो बनती ही क्यों है। व्हाई अ रिएक्शन इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों बने रहे मेरे साथ एंड लेट अस डिस्कस व्हाई अ रिएक्शन बिकम्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं हाउ अ रिएक्शन बिकम्स अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों वही एग्जांपल है हमारे पास, देयर इज डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम। तो बच्चों यहाँ पर है हमारे पास प्लेटिनम विच इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट।
और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों यहाँ पर वो ये है कि द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पर वही मॉलिक्यूल NH3 के डीकम्पोज होंगे जो हमारे पास प्लेटिनम के सरफेस के ऊपर होंगे। तो क्लियर बच्चों? तो आपको याद रखना है कि द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट विच इज प्लेटिनम। तो बच्चों एट हाई प्रेशर यानी कि जब कंसंट्रेशन ऑफ NH3 काफी ज्यादा होगी तो वहां पर बच्चों एक इस तरह की कंडीशन आएगी कि ये जो हमारे पास सरफेस ऑफ प्लेटिनम है या जो हमारे पास कैटलिस्ट है उसका पूरे का पूरा सरफेस बच्चों कवर हो जाएगा बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। ये जो हमने ब्लैक डॉट्स दिखाए हैं, सपोज दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। तो एट हाई प्रेशर एक ऐसी कंडीशन आएगी, एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब प्लेटिनम का सारा सरफेस बच्चों कवर हो जाएगा विद NH3 मॉलिक्यूल। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप NH3 की कंसंट्रेशन या बोल सकते हो कि NH3 का प्रेशर अगर आप फर्दर इंक्रीज कर रहे हो तो वहां पर क्या होगा बच्चों, जो हमारे पास प्लेटिनम के सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर इंक्रीज नहीं होगा। तो बच्चों यही बात आपने अंडरस्टैंड करनी है कि जो हमारे पास कैटलिस्ट का सरफेस है या प्लेटिनम का सरफेस है वो एक लिमिटेड सरफेस है। तो इस तरह बच्चों कैटलिस्ट के लिमिटेड सरफेस के ऊपर कुछ लिमिटेड मॉलिक्यूल्स ही आ सकते हैं और यही बच्चों जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं यही डिकम्पोज होंगे इनटू N2 एंड 3H2। तो इस तरह आपने बच्चों क्या अंडरस्टैंड करना है कि अगर आप इस पोजीशन में रेक्टेंट की कंसंट्रेशन या रेक्टेंट का प्रेशर या रेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का नंबर अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो भी रेट पर कोई असर नहीं होगा। जो हमारे पास रेट होगी वो क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। और बच्चों यहाँ पर वही मॉलिक्यूल NH3 के प्रोडक्ट बनाएंगे विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। तो यहाँ पर बच्चों एक हम कंडीशन सपोज करते हैं। कंडीशन क्या है, सपोज बच्चों हमारे पास है 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, लेकिन बच्चों जो हमारे पास प्लेटिनम का सरफेस है यानी कि जो हमारे पास कैटलिस्ट है वो एक पर्टिकुलर टाइम पर सिर्फ 10 मॉलिक्यूल को ही अकोमोडेट कर सकता है, यानी कि 10 मॉलिक्यूल्स ही वहां पर एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास 90 मॉलिक्यूल्स तो ऐसे ही कंटेनर में होंगे, तो प्रोडक्ट कौन बनाएगा? प्रोडक्ट बच्चों वही मॉलिक्यूल बनाएंगे जो इस कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर होंगे, यहां से ही प्रोडक्ट बनेंगे। तो बच्चों यही पॉइंट आपने याद रखना है कि वही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना सकते हैं जो हमारे पास कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर होंगे बिकॉज द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। बाकी के मॉलिक्यूल है बच्चों वो प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। तो बच्चों हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि 90 मॉलिक्यूल आप और ऐड कर देते हो यहाँ पर, तो यानी कि टोटल मॉलिक्यूल हमारे पास कितने हो गए, 180 मॉलिक्यूल हो गए, जिसमें से 10 मॉलिक्यूल तो है सरफेस पर और 180 मॉलिक्यूल कंटेनर में है। इस तरह क्या होगा बच्चों, जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या उससे रेट इंक्रीज होगा? यस और नो, उससे रेट इंक्रीज नहीं होगा बिकॉज बच्चों अगेन वही मॉलिक्यूल हमारे पास प्रोडक्ट बना रहे हैं जो इस कैटलिस्ट के ऊपर एब्जॉर्ब होंगे विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ पर प्रेशर या कंसंट्रेशन इंक्रीज भी कर देते हो। इस केस में जैसे हमने 90 मॉलिक्यूल और ऐड करके टोटल मॉलिक्यूल 180 बना दिए, तो अब भी क्या होगा बच्चों, रेट कांस्टेंट ही रहेगा, उससे रेट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज रेट को कौन इफेक्ट करेगा, वही मॉलिक्यूल इफेक्ट करेंगे विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। और सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट के ऊपर कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल ही आ सकते हैं बिकॉज बच्चों यहाँ पर सरफेस ऑफ कैटलिस्ट लिमिटेड है, उसके ऊपर जो बच्चों रेक्टिंग मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो सकते हैं वो लिमिटेड है, जिसके कारण बच्चों क्या होगा, जो हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसका जो रेट होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी कि वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज या डिक्रीज करने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो आई होप कि आपको ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगेन यहाँ पर बच्चों आपने क्या ध्यान रखना है कि ये जो हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इट इज टेकिंग प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। वही रेक्टेंट बच्चों प्रोडक्ट बनाएंगे जो प्रेजेंट होंगे ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट बिकॉज सरफेस ऑफ कैटलिस्ट इज लिमिटेड, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट। नाउ लेट अस डिराइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए स्टूडेंट्स डिराइव करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर हमें कंसिडर करनी होगी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पर है बच्चों हमारे पास एक रिएक्शन वेयर रेक्टेंट R इज चेंजिंग इनटू P और इस रिएक्शन का हम ऑर्डर सपोज कर लेते हैं इज इक्वल टू 0। तो अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ऑर्डर की हेल्प के साथ हम लिख सकते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो बच्चों इस रिएक्शन का जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा वो किस तरह लिखा जाएगा, दैट विल बी रेट इज इक्वल टू के है हमारे पास रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर 0 वेयर दिस इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो बच्चों यहाँ से रेट की वैल्यू आएगी हमारे पास k इंटू 1, यानी कि रेट लिख सकते हैं हम रेट इज इक्वल टू के। सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 1
और अगर हमें इस रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, रेट विल बी इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी। तो इसका मीनिंग है स्टूडेंट, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन अ स्मॉल टाइम पीरियड डी टी। तो सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम रेट ऑफ द रिएक्शन। तो बच्चों यहाँ पर राइट हैंड साइड भी सेम होगी, तो हम लिख सकते हैं माइनस डी आर अपॉन डी टी दैट विल बी इक्वल टू के। और इस इक्वेशन को बच्चों रीअरेंज कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी आर इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी एंड सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। तो ये जो बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म। इसे हम चेंज कर सकते हैं इनटू इंटीग्रेटेड फॉर्म। तो यहाँ पर हमें करना होगा इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 3। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 3, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी आर दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू डी टी। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको बच्चों याद रखना होगा कि जो इंटीग्रेशन ऑफ dx है दैट इज इक्वल टू x। तो यही रिजल्ट बच्चों यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx है हमारे पास x, सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ dr होगा हमारे पास r, और राइट हैंड साइड में बच्चों k है हमारे पास कांस्टेंट और dt है हमारे पास, इसकी इंटीग्रेशन होगी t। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस के टी plus c, where c is the constant of integration and suppose this is the equation number 4। तो बच्चों यहाँ पर c की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, we can take t is equal to 0। तो अगर बच्चों टाइम पीरियड 0 होगा यानी कि एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन जो हमारे पास कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो किसके इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर बच्चों आर नॉट है हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो यही वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 4 में फिल कर दें तो क्या आएगा हमारे पास, सो आर के प्लेस पर हम लिख सकते हैं आर नॉट और हमारे पास है के इंटू टाइम पीरियड है 0 प्लस सी। तो बच्चों सी की वैल्यू है हमारे पास आर नॉट और ये सी की वैल्यू को हम फिल करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में और देखते हैं यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। तो बच्चों ये जो इक्वेशन है दिस इज द वन ऑफ द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों इसकी हेल्प के साथ हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जो इक्वेशन नंबर 5 है इसको आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए हम लिख सकते हैं के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर और यहाँ से हमारे पास जो t की वैल्यू है दैट विल बी आर नॉट माइनस आर अपॉन के। क्लियर। और सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। तो बच्चों ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 है दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों ये जो इक्वेशन है इट इज मोस्टली यूज्ड इन द न्यूमेरिकल्स और ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 5। तो बच्चों आपने याद रखना है कि दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ लेट अस सी द टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन दिस इक्वेशन। जो फर्स्ट टर्म है बच्चों वो है हमारे पास आर नॉट। आर नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। एंड जो सेकंड टर्म है दैट इज द आर, वो क्या है हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। एंड बच्चों जो हमारे पास थर्ड टर्म है के दैट इज द रेट कांस्टेंट और जो हमारे पास टी है बच्चों ये है हमारे पास टाइम टेकन इन विच द इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट इज रिड्यूस्ड टू आर। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे द वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद टाइम और इस वेरिएशन को स्टडी करने के लिए बच्चों हमें ग्राफ प्लॉट करना होगा यूजिंग द इक्वेशन नंबर 5 फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो उसके लिए हमारे पास एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इन विच रिएक्टेंट R इज फॉर्मिंग प्रोडक्ट P। तो यहाँ से बच्चों हम इस रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन और यहाँ पर हमने जो इक्वेशन लिखी है दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास है R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हम कंपेयर कर सकते हैं विद द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है बच्चों हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो बच्चों इन इक्वेशन की हेल्प के साथ जब हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज प्लॉटेड ऑन द y एक्सिस और जो हमारे पास टाइम t है
it is plotted on the x axis। तो बच्चों जो ग्राफ होगा that will be a straight line graph, और यहाँ से जो स्लोप होगी m विच इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो स्लोप क्या होगी बच्चों, हमारे पास नेगेटिव स्लोप है। और बच्चों यहाँ पर जो c है इंटरसेप्ट, c इज इक्वल टू r0 है हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए बच्चों हमारे पास टाइम 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर आएगी हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन विच इज r0। इनिशियल कंसंट्रेशन इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन, एंड जैसे जैसे बच्चों टाइम इंक्रीज होगा यानी कि रिएक्शन प्रोसीड करेगी, तो वैसे वैसे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, देयर विल बी डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये है बच्चों हमारे पास वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और इस ग्राफ की बच्चों इंपॉर्टेंस क्या होगी, वी कैन कैलकुलेट रेट कांस्टेंट विच विल बी इक्वल टू नेगेटिव स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। ये जो हमारे पास बच्चों स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन की जो स्लोप होगी, द नेगेटिव ऑफ दैट स्लोप विल गिव अस द रेट कांस्टेंट। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे जो मेन पॉइंट आपने याद रखना है वो ये है कि जैसे जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टाइम इंक्रीज होगा यानी कि रिएक्शन प्रोसीड होगी, वैसे वैसे बच्चों क्या होगा, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो डिक्रीज होगी, और जो डिक्रीज है वो लीनियर डिक्रीज है। तो बच्चों इस तरह का ग्राफ हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी बनाया था, लेकिन वहां पर बच्चों जो आपने मेन पॉइंट याद रखना है वो ये है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने यहाँ पर कंसंट्रेशन R को प्लॉट किया है विद टाइम, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बच्चों हमने यहाँ पर प्लॉट किया था log ऑफ R। तो बच्चों आपने याद रखना है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वहां पर जो ग्राफ होगा, इस तरह का स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, वो हमें मिलेगा विद लॉग ऑफ आर, लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो ग्राफ है वो हमें मिलेगा कंसंट्रेशन ऑफ आर। यहाँ पर लॉग लेने की जरूरत हमें नहीं होगी। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बच्चों आपको एक और बात ध्यान रखनी होगी कि ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिएक्टेड है इट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि बच्चों अगर 1 आवर में 1 मोल रिएक्ट हो रहा है तो 2 आवर्स में 2 मोल रिएक्ट होंगे, इसी तरह 3 आवर्स में 3 मोल रिएक्ट होंगे। बिकॉज बच्चों यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो ग्राफ है हमारे पास वो कंसंट्रेशन ऑफ आर और टाइम का ग्राफ है, वो एक लीनियर ग्राफ है, यानी कि देयर इज स्टेडी डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो चलिए बच्चों, आई होप कि आपको ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और उसका ग्राफ बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।